बिहार के लिए चिराग पासवान ने बहुत आवाज उठाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो खुद ही दिल्ली जाकर के बैठ गए। I don't have anything to say. राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी क्या? इस किताब का नाम ब्रोकन प्रोमिसेस ही क्यों रखा? कुछ और भी हो सकता था। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारे पिता को तो मुख्यमंत्री मैंने बनवाया है। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। क्या नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था? तेजस्वी को आप छोड़ दीजिए, लालू जी का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हाँ नीतीश ने हमारी मदद की थी जो मुख्यमंत्री बनने के लिए। 2010 का मैंडेट देखिए बिहार का, उसमें लगता है आपको जाति आधारित वोटिंग हुई होगी तो इतना मैंडेट आता। वोटर जो डिमांड करता है नेता वही देता है, वही डिलीवर करता है। बिहार में वोटर भी इतना डिमांडिंग नहीं है विकास के लिए, और उसकी मुझे एक वजह ये समझ में आती है, मैंने कहीं पढ़ा था सर, कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उन्हें पता ही नहीं है किस चीज पे वोट करना है, वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। और जिनको ये विकास और ये चीजें समझ में आती है उनका परसेंटेज बहुत कम है। एक युवा जो मोबाइल चला रहा है, स्मार्टफोन चला रहा है, दिन भर रील्स देख रहा है, उसके व्यूज हैं हर चीज पे, बाइक चला रहा है, पटना जा रहा है, आ रहा है, आप नहीं बोल सकते कि वो अनअवेयर है, वो अवेयरनेस के बावजूद वोट दे रहा है। कांग्रेस का भविष्य आपको दिख रहा है? कन्हैया कुमार क्या लगता है आपको बिहार में? आज के इस दौर में भी पलायन का जिम्मेदार किसे मानते हैं? बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार तो सबको मानिए जो सत्ता पर बैठा। नीतीश कुमार भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितने लालू यादव होंगे। कर्पूरी ठाकुर को कभी आपने सुना ऐसे भड़काऊ भाषण देते हुए? वो तो ईबीसी कास्ट से थे, और वो व्यक्ति जब गए भी तो देखिए एक बक्से में कपड़े डालकर चले गए बेचारे 5,000 रुपए के साथ। उनके परिवार का कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया। बिहार में बाहुबलियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और हर पार्टी ने उसका फायदा लिया है। वजह इसकी चाय की टपरियों पर आज भी चर्चा होती है कि बिहार वाले खबर देखते नहीं, खबर बनाते हैं। विकसित भारत की बात होती है, विकसित बिहार की बात क्यों नहीं होती? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं हल्का सा भी डिसएग्री नहीं करता। नीतीश जरूरी है, मजबूरी है, क्या है नीतीश कुमार? रेयरली कोई विरले ही नेता हुए होंगे भारत में जो 20 साल मुख्यमंत्री रह गए और उनपे करप्शन का दाग ही न लगे। और आज के दिन में बिहार में अगर कोई जाके बोल भी दे कि नीतीश कुमार करप्ट है तो बाकी लोग हंस देंगे उसके ऊपर। इस लेवल की इंटेग्रिटी हासिल करना अपने आप में, हम लोग इतिहास जब आगे बढ़ेंगे ना तो हाइंडसाइट में देख के बोलेंगे बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व को मनाने जा रहा है, लेकिन बिहार की जब चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे आप? उस बिहार की चर्चा करेंगे जो सालों से क्राइम, लूट, डकैती इन सब के लिए मशहूर रहा है, या उस बिहार की चर्चा करेंगे जो अब सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला प्रदेश है? उस बिहार की चर्चा करेंगे जहां एक वक्त पर बूथ तक लूट लिए जाते थे, या फिर उस बिहार की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट देता है? बिहार आज विकास के पथ पर अग्रसर तो है, लेकिन अभी भी बिहार उस जाति के दंश से अछूता नहीं है जिस दंश को सदियों से पिछड़े, अति पिछड़े लोग झेलते चले आए हैं। आज बिहार की बात होगी, आज उस पाटलिपुत्र मगध से लेकर बिहार कैसे बना उसकी बात होगी, और बिहार ने बदलते राजनीति के समीकरण को कैसे देखा इसकी भी बात होगी। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान होंगे मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी का परिचय कैसे दिया जाए? सामने एक किताब होगी तो कहा जाएगा कि ब्रोकन प्रोमिसेस के ऑथर हैं। फिर मृत्युंजय जी का परिचय ऐसे भी दिया जा सकता है कि उन्होंने सालों तक घूम घूम कर बिहार को समझा, और न सिर्फ समझा बल्कि उसे खरखराते पन्नों में उतारने की कोशिश की, और जब खरखराते पन्नों में अपनी लेखनी से उतार दिया तो फिर वो किताब चर्चा का विषय बन गई। वो किताब हमारे सामने है, ब्रोकन प्रोमिसेस। एक बार फिर बिहार के चुनावों के चलते चर्चा में है, और मृत्युंजय जी से बात होगी इस किताब को लेकर, तो बात होगी ही होगी। साथ ही बात होगी बिहार कितना पनप पाया है और अपने बदलते स्वरूप में आज कहां पर जी रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, भारत एक्सप्रेस में आने के लिए बहुत धन्यवाद। एक तो सर सबसे पहले इस किताब की तो चर्चा मैं करूंगा, शुरू यहीं से करूंगा, सामने दिख रही है। इस किताब का पहला ही चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था और पहली ही लाइन जब पढ़ता हूं तो है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने घर जाते हैं, गांव में अपनी मां को बताते हैं, मां समझ नहीं पाती है ये पद कौन सा है। फिर वो एक हथुआ महाराज का जिक्र करते हैं कि हथुआ महाराज से भी बड़ा पद है। वो हथुआ महाराज क्या है, वो कहानी क्या है, और इस किताब को आपने जब लिखा तो कैसे ये पूरे पन्ने इतने बनते चले गए? तो हथुआ महाराज तो बिहार में आप देखेंगे जो अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, 3 मुख्यतः लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम हम बोलते थे, और रैयतवारी और महलवारी अलग अलग रीजन्स में लगा। तो ये जो ईस्ट का रीजन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन देखते हैं, यहाँ जमींदारी की प्रथा थी और उससे हुए जमींदार्स।
ठीक है। और जमींदार ही फिर वहां के कंट्रोलर हो गए, एक तरह से सब कुछ सर्वे सर्वा सब हुए। और वो राज भी एक तरह से वहां पे वही कर रहे थे। तो गोपालगंज में आप देखेंगे तो जो दो सबसे बड़ी जमींदारी हुई उसमें एक हथुआ महाराज आते हैं, और इसलिए वो एक प्रकार से रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि इंसान कितना बड़ा बना तो जमींदार से भी बड़ा बन गया, क्योंकि एक्सपोजर ही इतना कम है कि दुनिया की समझ ही इतनी कम है कि जो आसपास है आप उसी का रेफरेंस लेते हैं। और इस कारण वो लालू रेफरेंस देते हैं अपनी माँ को कि जो बगल में हथुआ महाराज है इनको से बड़ा हम बन गई नहीं। दूसरा सवाल, किताब चूंकि उसी क्षेत्र से आता हूं और वहीं अपना बचपन बीता है, तो हमेशा से कौतूहल था कि जब वहां रह रहा था तब तो कुछ ऐसा बहुत अजीब नहीं लगा। मान लीजिए जहां आप रहते हैं और बचपन में जो देखते हैं आपको वही साधारण, वही आपको नॉर्मल लगता है, दैट्स योर न्यू नॉर्मल। तो बचपन में अगर कुछ इस प्रकार की घटना हुई तो लगता था ऐसा ही होता होगा हर जगह पे। लेकिन जब बाहर निकले और लोगों से बात होने लगी, समझ आने लगी चीजें, दूसरे जगहों के बारे में पढ़ा, देखा, समझा, तो समझ में आया कि नहीं, ये नॉर्मल तो नहीं था, वो बहुत ही अजीब था जो भी हो रहा था। तो एक तरह से वो दिल में हमेशा एक समझने की का कौतूहल था कि मेरे ही राज्य में ऐसा क्यों हुआ, या इतना भयावह कैसे हो सकता है, ऐसा क्या यूनिक था वहां पे, मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, व्हाई बिहार, राइट। तो मेरे ख्याल से, और जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके पहले कॉर्पोरेट में गया, फिर वहां से मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास छत्तीसगढ़ में एक एडवाइजरी रोल में गया, तो जब थोड़ा सा जमीन पे काम करने लगा, सामाजिक चीजों की समझ आने लगी, तो हुआ कि लिखा जाए, पहले खुद के समझने के लिए लिखा जाए कि ये जो हुआ बिहार में क्या हुआ, क्यों हुआ, बैकग्राउंड क्या है, कैसे हो पाया, ये इन सवालों के जवाब खुद को देने के लिए शायद मैंने लिखना शुरू किया। और वो धीरे धीरे फिर एक बुक का फॉर्म लेते गए, और मुझे लगा कि जो मेरी समझ डेवलप हुई है खुद को समझाते हुए, पढ़ते हुए, इसको एक फॉर्म देना चाहिए जिससे बाकी लोग जो अनभिज्ञ हैं, शायद जो बिहार में रहे उनको तो काफी हद तक समझ होगी भी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, पूरा देश जैसे बिहार को देखता है, वो बहुत एक सिंप्लीफाइड रूप में देखता है। वो बॉलीवुड ने जो दिखा दिया उसी को बिहार समझ लिया, उसको कोई जानकारी नहीं है उस प्रदेश की। और दूसरा, जो उसके बाद की जनरेशन है, जो 2000, जो हो सकता है 95 के बाद या 2000 के बाद पैदा हुई हो, उसको समझ आना चाहिए कि हम कहां से आ रहे हैं और क्या हो चुका है, राइट। तो इन दो सेक्शंस के लिए मैंने ये किताब लिखी कि कोई कभी भी पढ़े तो समझे कि हम कहां से आ रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, क्या हमने झेला है, क्या हुआ है। और वो स्मृति से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास आपको सीख देती है, वो आपको कम से कम एक रिमाइंडर देगी कि फिर से ऐसा ना हो पाए। इस किताब का नाम ब्रोकन प्रोमिसेस ही क्यों रखा? कुछ और भी हो सकता था? नहीं, मैंने बहुत उस पर सोचा। मेरे फोन के नोट्स में कम से कम 500 कॉम्बिनेशंस होंगे, और उसके बाद जाके इतना सिंपल सा टाइटल मैंने लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइटल्स भी थे, इसलिए क्योंकि जो पूरी किताब का सार है वो यही है कि एक राज्य के तौर पर बिहार को, और विशेष करके लालू जी के अगर आप कार्यकाल को देखेंगे तो जिस समय लालू जी का उदय होता है मुख्यमंत्री के तौर पर, आप देखिए वो एक कैसे समाज से आते हैं। वो एक ऐसे समाज से आते हैं जो वो बहुत गरीब परिवार से आए, है ना। उनके परिवार में शायद ही किसी ने पढ़ाई की थी, राइट। बचपन में भैंस चरा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाद में भी कोई ऐसे बहुत बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़े, बड़े सरकारी जगहों से पढ़ पढ़ के वो आगे आए। वो जिस जाति से आते थे वो कोई अगड़ी जाति नहीं थी, वो एक तरह से पिछड़ी, प्रताड़ित जाति थी एक तरह से। तो उसका कोई नेचुरल अधिकार नहीं था वहां के, जो होता है ना एक नेचुरल अधिकार। जैसे कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर्स आप देखेंगे 80 के दशक में 5 चीफ मिनिस्टर बने, सारे अपर कास्ट के थे, राइट। वो वैसी कोई डोमिनेंट कास्ट से नहीं आ रहे थे। मतलब उस कास्ट के उनके गांव में परिवार भी गिने चुने होते थे? नहीं, नंबर्स होंगे भी तो दैट इज इमटेरियल, क्योंकि जो डोमिनेंस था वो अपर कास्ट था। तो जैसे मैंने कहा 80 में 5 चीफ मिनिस्टर्स बने, 5 अपर कास्ट के, राइट। तीसरा, जब 90 का चुनाव भी हुआ, आप देखेंगे तो लालू जी कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं थे जनता दल के। इनफैक्ट 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में वो छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और सांसद बन के वो लोकसभा पहुंच चुके थे। उन्होंने तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, राइट। इनफैक्ट वो वीपी सिंह की पसंद भी नहीं थे, जो उसमें प्रधानमंत्री थे, उनकी पहली पसंद भी नहीं थे वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो हर तरह से आप देखेंगे तो वो जो बोलते हैं ना, ऑड्स उनके खिलाफ ही थे, फिर भी वो सीएम बने। बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशंस बने। पसंद कौन था उस वक्त?
रघुनाथ झा थे और दूसरे फिर रामसुंदर दास थे उनके कंटेंडर्स। शुरू में हुआ कि कंसेंसस से बनाया जाए एक चीफ मिनिस्टर, जनता दल की सरकार बन रही है, पहली बार बन रही है, जनता पार्टी बनी थी, मतलब टॉप 3 में तो थे, 3 में भी नहीं थे। 3 में थे। 3 में इसलिए आए क्योंकि जब चुनाव भी हो रहे थे तो बहुत, जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था, टिकट्स वितरण हो रहा था, तो उसमें लालू जी ने अपने कार्यकुशलता से बहुत सारे अपने लोगों को टिकट दिलाया था, विशेषकर उनकी जाति के भी बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स थे उसमें। तो इसलिए वो नेचुरल, प्लस वो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद नेता प्रतिपक्ष भी बन गए थे, तो वो कंसिडरेशन था, बट ही वॉज नॉट दी सोल कंटेंडर जो बोलते हैं, या मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर भी नहीं, राइट? क्योंकि लोकसभा लड़के वो वहां जा चुके हैं सांसद, विधानसभा तो लड़ा ही नहीं उन्होंने, तो कंटेंडर कहां से हो गए? लेकिन पहले हुआ कि कंसेंसस बनाया जाए, चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन जब दिखा कंसेंसस नहीं बन रहा है तो हुआ कि फिर वोटिंग होगी। जब वोटिंग हुई तो समर्थन जुटाने की बात आई विधायकों की। रघुनाथ झा कंटेंडर थे, रामसुंदर दास कंटेंडर थे, तो अब इसमें भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स तो यूज की है, लेकिन उनके साथ बहुत लोग खड़े हुए इस समय, खास करके जो आप उस पीढ़ी के उभरते नेताओं को जब आप देखेंगे, नीतीश कुमार को देखेंगे, शरद यादव को देखेंगे, जितने ऐसे नेता थे सब उनके साथ खड़े हुए। और फाइनली जब विधायकों में वोटिंग हुई तो वो रघुनाथ झा को शायद 54 वोट से, इनको 57 है, तो 3 वोट से वो रघुनाथ झा को पराजित करके मुख्यमंत्री बन गए। तो इन सब ऑड्स के अगेंस्ट वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, और कैसे बैकग्राउंड से है, बहुत गरीब और प्रताड़ित एक तरह से कहीं बैकग्राउंड से आया है एटलीस्ट। तो लोगों की एक नेचुरल अपेक्षा हो गई थी कि ये व्यक्ति हमारे दर्द को समझता है, ये व्यक्ति पिछड़ों की, दलितों के दर्द को समझता है, गरीबों के दर्द को समझता है, गांवों की असलियत जानता है, ये कोई शहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। तो ये चूंकि अब सत्ता में आया है, तो जो बिहार जिस रोगों से ग्रसित है उसको ये दूर कर पाएगा, या जो प्रॉब्लम से हम ग्रसित है उसे दूर कर पाएगा। प्लस जैसे लालू यादव ने राजभवन में शपथ ना लेकर, तब तक एक तरह से वो नॉर्म था कि राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होता है, उन्होंने कहा मैं गांधी मैदान में शपथ लूंगा, क्योंकि उनका वो स्टाइल भी था हर चीज का एक इवेंट बनाना। तो गांधी मैदान से शपथ भी जब उन्होंने ली, और मैंने बुक में कोट किया है, तो उन्होंने वो लाइनें यूज की कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। तो लोगों की आस बहुत बढ़ी, है ना? मतलब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति बोल भी वही लाइन रहा है, आया भी वैसे ही समाज से है, वैसे ही वर्ग से है जो लोगों का दर्द समझता है। तो अब शायद बिहार उस स्टेज पे आ गया और उसको एक लीडर मिल गया है जो बिहार की काया पलट कर देगा, राइट? लेकिन इसके विपरीत जो काया पलट हुई बिहार के अगले 15 सालों में, वो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, राइट? वो एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट जो बोलते हैं वो हो गया। और इसीलिए मुझे लगा कि बुक का जो सबसे एप्ट टाइटल है वो है ब्रोकन प्रॉमिसेस। एक बात, जब आप कह रहे हो कि लोगों को लगा कि यार ये आदमी आ रहा है, बहुत पिछड़ी जाति से आया है और बहुत नीचे से उठकर ऊपर आया है, तो इसको एक बार मौका दिया जाए, लेकिन विधानसभा में तेजस्वी यादव खड़े होकर, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारे पिता को तो मुख्यमंत्री मैंने बनवाया है। उसके बाद एक पूरी नई चर्चा शुरू हो जाती है। क्या नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था? नहीं, ऐसे ये तो बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति कैसे किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन हां, नीतीश जी ने विधायकों के समर्थन जुटाने में लालू जी के लिए बहुत मेहनत की थी। और दूसरा, तेजस्वी को आप छोड़ दीजिए, लालू जी का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हाँ, नीतीश ने हमारी मदद की थी मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली बार। तो इससे ज्यादा वैलिडेशन क्या है? ठीक है, तो मतलब सबके सहयोग से वो आया। बिल्कुल, और नीतीश कुमार का बहुत अहम और शायद इसीलिए नीतीश कुमार को आज भी ना छोड़ा जाता है ना पकड़ा जाता है, मतलब वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। वो अलग रीजंस है, बट उस समय तक देखिए, क्योंकि जितने भी आप जेपी आंदोलन सब जब देखेंगे और एक लोहियावादी आंदोलन में देखेंगे, तो ये सब साथी थे उस आंदोलन के। और लालू एक प्रकार से जो न्यू पैक ऑफ लीडर्स थे, नए उभरते लीडर्स, उनके एक तरह से नेता की तरह थे। उसमें सबसे वोकल आवाज, सबसे विजिबल आदमी, उसमें सबसे नेता के रूप में एक तरह से। तो नीतीश और जितने भी लोग थे लोहियावादी आंदोलन के, वो उनके पीछे खड़े हो गए थे एक प्रकार से कि अब अगर किसी को बनाना है, जैसे रघुनाथ झा के अगेंस्ट एक प्रकार से लॉबिंग हुई कि पिछड़ा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बने, तो सारे लोग लोहियावादी उनके पीछे खड़े हुए। इसे कहते हैं माहौल बनाना, आसान भाषा में कहते हैं। एक सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में शुरुआत की कि युवाओं का प्रदेश, और उसके बाद फिर यूपीएससी एस्पिरेंट का भी मैंने जिक्र किया, मतलब इर्द गिर्द अब बिहार युवाओं के इर्द गिर्द घूमता है। आज भी जब शुरुआत हम बिहार की करते हैं या बात बिहार की करते हैं, तो जाति से ऊपर निकल नहीं पाते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई दफे ये बात पहले तो ठीक लगती थी कि शुरू हुई और उसके बाद विकास और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे आए, और आखिर में
टिकट जब मिलती थी तो लिस्ट जाती थी कौन किस जाति का है, और वैसे ही आज भी होता है। अब क्या आज भी वो पैमाना वही है? जब बिहार युवा प्रदेश बन चुका है, युवा भी वैसे ही सोचता है, जाति के दंश से निकल नहीं पाया? जाति अभी भी है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। मैं कहूंगा बिहार में नहीं, पूरे देश में है। हम कई बार बिहार को ना थोड़ा सा वो सिंगल आउट करके कहते हैं कि यहां बहुत जात पाती है। आप तमिलनाडु जाइए, देखिए जातीयता वहां पे, आप इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग। आप महाराष्ट्र चली जाइए, राइट, कर्नाटका चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कौन सा स्टेट इंडिया में है जहां जाति नहीं है? पहला। लेकिन होता क्या है, मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशंस एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ना विकास की बहुत ज्यादा बात हो रही है या हो रहा है, वो अगर प्रायोरिटी है, तो जाति की भी बात होगी, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाएगी थोड़ी सी। सो फॉर एग्जांपल, उसी तमिलनाडु में चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इन चीजों ने इतना ओवरटेक कर लिया है कॉन्वर्सेशन को, तो जाति की बात भी आएगी तो शायद जो आम व्यक्ति है वो थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, जाति वाला देख लेते हैं, पहले बंदा अच्छा काम कर रहा है तो करने दो इसको। जहां बाकी फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो गौण हो जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जाति दिखने लगती है। तो मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है खास करके बिहार में, वो यही दिखती है कि हर जगह की तरह जाति है तो है ही, जो पूरी चर्चा है वो भी उसी के अराउंड केंद्रित होकर रह गई है। और दूसरा, जो पॉलिटिशियंस भी हैं उसको बहुत भुनाते हैं। कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियंस नैरेटिव को शेप करते हैं, वो नई चीजों पे बात करेंगे तो नई चीजों पे बात होगी। लेकिन ज्यादातर पार्टियां जो हैं बिहार में, देख लीजिए, वो जाति आधारित पार्टियां हैं। बड़ी पार्टी आप छोड़ दीजिए, राजद देख लीजिए, बिल्कुल, है ना, आप मांझी जी की पार्टी देख लीजिए, हमको, आप कुशवाहा जी की पार्टी देख लीजिए, एलजेपी देख लीजिए, और दो चार छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं। सब के सब एक जाति के आधारित पार्टी है, राइट। जातीय सम्मेलन होते हैं वहां पे। आप नॉर्मल सभाएं उठा लीजिए, उस सभा में कोई नेता बिना जात का नाम लिए बाहर ही नहीं आएगा, उसका भाषण ही खत्म नहीं होगा। तो पॉलिटिशियंस भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। जो इलेक्टोरेट हमारा, जो वोटर है, वो भी बहुत ज्यादा जाति से रिलेट करता है। मेरी जाति का कैंडिडेट आ गया तो इसी को वोट दे दो यार, चाहे कितना भी खराब हो। नेता भी उसी को भुनाया जा रहा है। तो ये एक विशियस साइकिल बोलते हैं इसको, ये टूट नहीं रहा है। वो टूटेगा कब? जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2005 से 10 का पीरियड देखिए, ठीक है, 2010 का मैंडेट देखिए बिहार का, उसमें लगता है आपको जाति आधारित वोटिंग हुई होगी तो इतना मैंडेट आता। राबड़ी देवी राघोपुर से हारी, सोनपुर से हारी। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट सीट्स थे आरजेडी परिवार का या लालू परिवार का, यादव बहुल सीट, वो तक हार गए वो। तो मैं वही कह रहा हूं, जब दूसरा नैरेटिव कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ना, तो जाति अपने आप धीरे 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 नीचे जाने लगेगी। लेकिन अभी हो नहीं रहा है। एक सर, इससे भी प्रॉब्लम समझते हो आपकी, वोटर जो डिमांड करता है नेता वही देता है, वही डिलीवर करता है। बिल्कुल। बिहार में वोटर भी इतना डिमांडिंग नहीं है विकास के लिए, और उसकी मुझे एक वजह ये समझ में आती है, मैंने कहीं पढ़ा था सर, कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उन्हें पता ही नहीं है किस चीज पे वोट करना है, वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। और जिनको ये विकास और ये चीजें समझ में आती है उनका परसेंटेज बहुत कम है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है समझ में आने के बाद भी मेरा बायस इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना। जैसे मैंने अभी कुछ ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा था मैं, बिहार के रिपोर्टर्स घूम घूम के पूछते हैं ना जी। अब वो लड़के से पूछ रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पुल बन गया अभी, वो राघोपुर वाला है ना, पुल बन गया है, तो पहले तुम्हारा कट जाता था बरसात में, अब 10 मिनट में पटना आ जाते हो। अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हो, लेकिन वोट किसको दोगे? तेजस्वी हो। क्यों दोगे? हम तो यादव हैं। एक लाइन का आंसर। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है, उस बंदे को जो बाइक चला रहा है और वो पुल से जा रहा है और वो युवा है, इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बायस, मैं वही बोल रहा हूं, वो हमारे अंदर समा चुका है ना, कि जानते हुए भी हम एक तरह से आंख मूंद लेते हैं। दूसरा, हमें क्या लगता है ना कि मेरे एक वोट से या मेरे वोट देने से कौन सा सरकार बदलने जा रही है, तो अपना फर्ज तो हम निभा दे अपनी जात के प्रति, कम से कम अपने जात वाले कैंडिडेट को वोट देके। तो एक वो अलीजेंस ना, उस प्रकार से लोग मान लेते हैं कि अगर अपनी जात को वोट नहीं दिया तो हम तो गद्दारी कर दिए फिर। तो लिटरेसी रेट को इसकी वजह मानते हैं आप? लिटरेसी रेट तो ठीक है, अब काफी हद तक ऊपर आ गई है। मैं तब कह रहा हूं जब बिहार आज भी देश का सबसे है ना। हाँ। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ लिटरेसी रेट तो अब काफी हद तक अच्छी हो गई। मुझे लगता है 70% तो क्रॉस हो ही गई है। लेटेस्ट डेटा मुझे नहीं पता है। तो लिटरेसी रेट ही सिर्फ इसका रीजन नहीं है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अवेयर लोगों के बीच, जैसे कोई वैसा व्यक्ति बोलता जिसको नई इन चीजों की जानकारी, पढ़ा लिखा नहीं है,
वो कोई बोल रहा है। एक युवा जो मोबाइल चला रहा है, स्मार्टफोन चला रहा है, दिन भर रील्स देख रहा है, उसके व्यूज हैं हर चीज पे, बाइक चला रहा है, पटना जा रहा है, आ रहा है, आप नहीं बोल सकते कि वो अनअवेयर है। वो अवेयरनेस के बावजूद वोट दे रहा है। सो अनअवेयरनेस इज नॉट द प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। एक सर लिटरेसी रेट की बात हो रही थी, मेरे पास एक करंट डेटा है बिहार और उसके आसपास के राज्यों का। मैंने एक डेटा लिया कि बिहार के आसपास के राज्य कितना, 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, झारखंड का जो लिटरेसी रेट है अराउंड, कई रिपोर्ट्स का, क्योंकि 2011 के बाद से तो आया नहीं, लेकिन अराउंड 80% के आसपास है। उत्तर प्रदेश का 78.2 के अराउंड है, और वेस्ट बंगाल का अगर 2011 की बात करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट कहीं डेटा था नहीं, तो 77.08 है, अब 80 में भी क्रॉस कर गया होगा। बिहार का डेटा PLFS का जो 2023-24 का सर्वे है, हाँ। उसमें 74.3 है, और जो नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट हमारा है वो 77.70 के आसपास है। बिहार की जब हम बात करते हैं और इसी की सीमाओं से लगे हुए प्रदेश देखते हैं, ये पनप रहे और पनप गए और अच्छा लिटरेसी रेट है। बिहार कहां कमी रह गई, किस चीज में कमी रही? सो जो आप ये लिटरेसी रेट देख रहे हैं ना, जो डिफरेंस दिख रहा है, जैसे मैंने कहा, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा नेशनल एवरेज से। जैसे अपर कैपिटा इनकम में देखिए 1/3 है नेशनल एवरेज के, ह्यूज डिफरेंस है। सो अगेन लिटरेसी 3-4% का डिफरेंस, मैं उसको डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मान रहा हूं कि नैरेटिव चेंज हो जा रहा है उसके कारण। जो आसपास के राज्यों का ज्यादा भी है, आप हिस्टोरिकली देखेंगे वो हमेशा से ज्यादा रहा है। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये पिछले 5, 10, 20, 25 साल में नहीं है। ये आप देखेंगे हिस्टोरिकली आजादी के बाद से शायद, या कम से कम 30-40 वर्षों से आपको डिफरेंस दिखता जाएगा। और फिर मैं बोल रहा हूं, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है। वो 74% 78% कैचअप कर लेगा। वो मुश्किल से 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात है। वो कैचअप होना, वो ग्राफ आपको दिख रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर 80% लिटरेसी होने के बाद भी फिर जाति पे ही वोट पड़ रही है, तो किस फायदे की वो लिटरेसी है? मैं वही बोल रहा हूं, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इट्स नॉट लिटरेसी दैट इज द प्रॉब्लम। कैसे टूटेगी? जब आप बात करना शुरू करेंगे, एक तो दोनों साइड से टूटेगी। एक तो एज अ वोटर, जो आपने कहा, आप जब पॉलिटिशियन से डिमांड करने लगेंगे कि मुझे जात वात मत बताओ अपनी, मुझे काम बताओ, आप जब अकाउंटेबिलिटी मांगने लगेंगे, तो सामने वाला ही बोलेगा यार अब सिर्फ जात पे लोग नहीं वोट देने वाला है। जो 2010 में एक बार लगा होगा ना, जब राघोपुर सोनपुर से हारी होंगी राबड़ी देवी की, जात के नाम पे हमको नहीं वोट दिया ये लोग, तो वोटर जब वो मांगने लगेगा ना कि मुझे तुम्हारी जात से नहीं मतलब है, मुझे तुम्हारे काम से मतलब है, तो आप देखेंगे सारे नेता फिर जात वात छोड़ के काम में लग जाएंगे। इतना स्ट्रेट होता है, लेकिन हो नहीं पाता है कलेक्टिव लेवल। दूसरा, एज पॉलिटिशियंस अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबली, होता क्या है कि यही डिफरेंस होता है एक पॉलिटिशियन और एक स्टेट्समैन में। एक पॉलिटिशियन जो होता है वो आसान रास्ता चुनता है, वो एग्जिस्टिंग सामाजिक दरारों को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। एक स्टेट्समैन उसको पाटने की कोशिश करता है, इवन दो उसका शॉर्ट टर्म नुकसान हो और लॉन्ग टर्म फायदा हो। राइट? लालू जी ने जो 1990 के दशक में किया, जाति हमेशा से बिहार में थी, जातीय दरार भी थी, जातीय फ्रिक्शन भी थी। लालू जी इसको 2 तरीके से हैंडल कर सकते थे। जैसे कर्पूरी ठाकुर से आप कंट्रास्ट कीजिए। कर्पूरी जी ने 1978 में रिजर्वेशन लाया, देश में किसी ने बात भी नहीं कर रहा था कोई रिजर्वेशन की, ओबीसी रिजर्वेशन की, नहीं ना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं आई थी। ठीक है। उस समय वो रिजर्वेशन लेके आए, सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लेके आए, ओबीसी ईबीसी बाइफर्केशन के साथ 3% महिला, अपर कास्ट में 3% इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड के लिए, और उसको भी इन्होंने सबसे बात करके सबको पाट के इंप्लीमेंट करा दिया। तो सोचिए वो स्टेट्समैनशिप है। उसके बाद बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या बिहार क्योस में चला गया? उसके बाद भूल गए लोग थोड़े दिन बाद। मंडल आया 90 में, तो क्या हुआ? तब तक तो बिहार देख चुका था एक फेज। फिर भी 90 में जब आया तो इतने दंगे, इतना क्योस क्यों हुआ? क्योंकि वही नेता थे। मंडल कमीशन आ तो गया ही, लेकिन आने के बाद वो गांधी मैदान में सभा करा रहे हैं, सद्भावना सम्मेलन। और एक चीज तो है बताना कि मैंने आपको रिजर्वेशन दिया पिछड़ों को, वो बताना तो एक बात है, लेकिन दूसरा उसमें ऐड कर देना ऐसे भाषण कि तुम्हें आज तक देखो ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे, अब उनसे ऊंचा घर बनाओगे तुम लोग, अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनना, तो आप उस दरार को और ज्यादा फैला रहे हैं ताकि आपका जो वोट ब्लॉक है उसका कंसोलिडेशन हो जाए और वो आपके साथ आ जाए। राइट? सो एज पॉलिटिशियंस व्हाट आर वी डूइंग? क्या हम उस दरार को और बढ़ा रहे हैं, या दूसरी तरफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे मैं कोई वोटर मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई आप तो हमारी जाति के, आप ही को वोट देंगे, तो हम अगर उसको कह सकते हैं, मेरे में अगर इतनी हिम्मत है कि नहीं सिर्फ जात पे तुम हमको वोट मत देना, अगर तुमको ये भी लगता है कि हम काम ठीक करते तो हमको वोट देना। तो जब पॉलिटिशियंस में कहने की हिम्मत आ जाएगी ना, और वोटर में अकाउंटेबिलिटी मांगने की हिम्मत आ जाएगी,
जो एक थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आइडियली अगर ये आ जाए तो एक दिन में जाति खत्म हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है बिहार के अंदर। आप मतलब पुराने, जब से मैं देखता हूँ उठा करके, नीतीश जब से राजनीति में आए और जब से सत्ता संभालने के केंद्र में आए, तब से लेकर के नीतीश कुमार आज तक उनको ना कोई छोड़ना चाहता है। वो हर किसी के मीठे हैं और कहीं भी जाते हैं तो बड़ी खुशी से जाते हैं और लोग बाहें खोल के उन्हें बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा फैक्टर नीतीश कुमार के साथ क्यों है? नीतीश जरूरी है, मजबूरी है, क्या है नीतीश कुमार? दो साइड्स है। जो पॉजिटिव साइड है वो पहले बोलता हूं। पॉजिटिव साइड ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि पर्सनल इंटेग्रिटी पे कभी कोई सवाल नहीं आया। रेयरली कोई विरले ही नेता हुए होंगे भारत में जो 20 साल मुख्यमंत्री रह गए और उन पे करप्शन का दाग ही ना लगे। मतलब कन्विक्शन तो छोड़ ही दीजिए आप, दाग ही ना लगा हो। और आज के दिन में बिहार में अगर कोई जाके बोल भी दे कि नीतीश कुमार करप्ट है तो बाकी लोग हंस देंगे उसके ऊपर। इस लेवल की इंटेग्रिटी हासिल करना अपने आप में, हम लोग इतिहास जब आगे बढ़ेंगे ना तो हाइंडसाइट में देख के बोलेंगे बहुत बड़ी उपलब्धि थी, शायद अभी वो ना लगे उतनी। पहला। दूसरा, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, एक्चुअली मैं बोलता हूं नीतीश इज द लास्ट सोशलिस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री। उनकी जो एक्चुअली, जैसे बहुत सारे समाजवाद के जो नेता रहे हैं, उन्होंने समाजवाद शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन जितने भी काम उन्होंने किए सब समाजवाद के अगेंस्ट किए। लालू जी की मैं बात करता हूं, कौन सा ऐसा समाजवाद का उन्होंने प्रिंसिपल यूज किया जिससे समाज का फायदा हुआ हो? मुलायम सिंह यादव को पकड़ लीजिए आप, अखिलेश यादव को आप पकड़ लीजिए। अपने गठबंधन बनाने के लिए वोट ब्लॉक्स के मैं सामाजिक दरारों को बढ़ा रहा हूं, समाजवाद नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, नीतीश जी उसी बिहार में रहते हुए बहुत कॉन्शियसली उन्होंने कहा कि मैं एक जाति का नेता नहीं बनूंगा। आप जेडीयू का वोट ब्लॉक मुझे बता दीजिए कि कोई जाति है। जैसे कोई बोलेगा अच्छा ईबीसी उसको वोट देते हैं, तो ईबीसी में तो कितनी ही जातियां हैं। कोई बोलेगा महिलाएं उनको वोट देती है, महिलाओं की कौन सी जातियां हैं? कभी आप नहीं बोल सकते कि कुर्मियों के नेता है। बिहार में रह के 2.7% के आसपास बिहार में कुर्मियों का है। कितनी छोटी संख्या है। बिहार में उस दौर में रह के जब आसान, आज तो छोड़, आज सब जातियों के नेता बन रहे हैं आज के दौर में, मॉडर्न में। 90 के दशक में सोचिए, कॉन्शियसली ये एफर्ट करना कि मैं जाति का नेता नहीं बनूंगा, ये स्टेट्समैनशिप है, राइट? दूसरा। तीसरा, जब भी उनको मौका मिला है चीफ मिनिस्टरशिप में काम करने का, या केंद्र में आप देख लीजिए मिनिस्टरशिप में काम करने का, जनरली अब देखते हैं कि विकास का उनका एक एजेंडा रहता है, डेवलपमेंट का एजेंडा रहता है, काम हो एजेंडा रहता है। इस पे अब हम डिबेट कर सकते हैं कि शुरुआत में जितना हुआ अब नहीं होता है, वो डिफरेंट है। बट मान लीजिए 2005 से 10 पकड़ते हैं, 13 तक पकड़ते हैं, तो उस विकास पर कोई भी एक सवाल नहीं उठाता है। पूरे देश में किसी से पूछेगा सब बोलेंगे 5 से 10 तो खैर स्वर्णिम काल था बिहार का, कहते हैं। तो इन 3 कारणों से मुझे लगता है एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। उनके जो वोटर हैं वो केयर ही नहीं करते कि तुम किसके साथ हो। जो महिलाओं को साइकिल मिला होगा जब वो बच्चियां थी, वो तो जिंदगी भर उन्हीं को ना वोट देगी। इनफैक्ट शराबबंदी देख लीजिए, बहुत क्रिटिसाइज होती है पॉलिसी, उसके ड्रॉबैक्स हैं, हम सब मानते हैं। महिलाओं से जाके आप पूछिए, खुश हैं वो, क्योंकि उसके कारण बहुत सी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस से बची। तो बोलते हैं हमको सबसे मतलब नहीं है कितना कौन इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, किस कहां पे। अच्छा, आप मानते हो बिहार में अब ये सिस्टम चेंज हो गया है कि पहले क्या होता था, मेल डोमिनेंट था कि घर में जाकर के पुरुषों ने जो कह दिया कि यहाँ वोट देना तो महिलाएं वहीं दे आई। अब महिलाएं स्वतंत्र हैं, जाके दे आती हैं। ये चीज ये अक्रॉस हुआ है, ना सिर्फ बिहार, अक्रॉस द कंट्री। अगेन ये एक नॉर्मल साइकिल है। आप एज अ डेमोक्रेसी जब ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली जब ग्रो करेंगे, विमेन पार्टिसिपेशन जब बढ़ रहा होगा, ये और क्यों हुआ है इसमें भी आपको नीतीश जी को थोड़ा सा ये देना पड़ेगा। 2005 से 10 में सबसे पहला आपने क्या लाया? ओबीसी बीसी बाइफर्केशन किया, वो तो सोसाइटल लेवल है। पंचायत में आपने कहा 50% महिलाएं। जो महिलाएं घूंघट डाल के घर से निकलती नहीं थी, मुखिया बनी ना। आपने सरकारी नौकरियों में क्या कहा? 50% आरक्षण। आज जब आप बिहार में घूमते हैं, कहीं चौक चौराहों पे पुलिस में आपको हर दूसरी तीसरी महिला दिख जाती है। पूरे देश में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है एक रिजर्वेशन पुलिस में महिलाओं के लिए। अब ये महिलाएं जिनको साइकिल मिला, जिनको 50% जॉब्स मिले, जिनको पुलिस में नौकरी मिली, वो कैसे नहीं वोट देंगे उस व्यक्ति को, राइट? और हेंस वो घर में शायद कुछ भी बोलता रहो, कोने में जाके चुपके से तो उसी को वोट देके आएंगे। अगर नीतीश कुमार के रिसेंट वीडियोस आपने देखे? आजकल बहुत चर्चा हो रही है उनकी। विपक्ष आरोप लगा देता है कि वो शायद स्वस्थ नहीं है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। हाल के वीडियोस में ऐसा लगा, भी कई बार ऐसा लगता है आपको? मेरी भी जानकारी उतनी ही जितनी आपकी है, जो मुझे लेकिन इस पे लगता है, मेरा व्यू जो इस पे है,
वो है कि जब तक वो एबल हैं, काबिल हैं, ही इज वर्किंग फाइन, जो मैं बोलता हूं, तो व्यक्ति, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है तो ही कैन लीड। अभी के डेट में आप देखेंगे कोई भी ऐसा लीडर आपको दिखता नहीं है बिहार में जिसको आप सोच भी पाएंगे कि नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे। आपको एक सेकंड के लिए ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे अब नीतीश का टाइम हो गया, मैं मानता हूं 20 साल बहुत होते हैं किसी मुख्यमंत्री के लिए, और नए लोगों को आना चाहिए क्योंकि नया ब्लड, नए सोच आता है तो फिर एक नई गाथा लिखी जाएगी विकास की। आई एम विथ यू ऑन दिस। लेकिन जैसे फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है हटा देते हैं, लेकिन कौन? तो आपको लगने लगता है कि इस लेवल का नेता या इस इंटेग्रिटी का, इस डेवलपमेंट थॉट का, टेक्निकलिटी का मुझे तो नहीं दिख रहा दूसरा। लेकिन आपको लगता है नीतीश कुमार जबरदस्ती, मतलब मजबूरी भी है उनकी पॉलिटिक्स में रहना, क्योंकि अब आगे फ्यूचर क्या है? मतलब जैसे लालू यादव को लगा एक टाइम पे कि अब थक गए हैं तो वो बैक एंड से काम कर रहे हैं, तेजस्वी को आगे कर दिया। जेडीयू का फ्यूचर क्या है? नीतीश कुमार के बाद कौन? ये थोड़ा ट्रिकी है। देखिए क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स का एक फीचर है, वो फीचर ये है कि आप बीजेपी और लेफ्ट को छोड़ दें, देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई है जिसने अगर अपने बच्चों को अपनी पार्टी पास नहीं की तो पार्टी बच पाई। हाँ, मायावती, जयललिता का एग्जांपल कोई भी पूरा आप इतिहास से लेकर आज तक देख लीजिए। ना अभी किसके बारे में ज्यादा बोल रही है, पार्टियों के बारे में कि वोटर के बारे में? ये सोचना होगा आपको। ये वोटर के बारे में ज्यादा बोलती है। बिल्कुल राइट। तो आज समाजवादी पार्टी फल फूल रही है, क्यों फल रही है? क्योंकि अखिलेश को पास कर दिया गया। बसपा की हालत खराब क्यों है? टीएमसी भी ऑलमोस्ट पास कर रही है अभिषेक बैनर्जी को, दिक्कत नहीं आ रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की हालत क्यों खराब है? आप कंपेयर करते जाइए ऐसे, आपको एक इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इंडिया में। सिर्फ बीजेपी और लेफ्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्टीज हैं ज्यादा। तो बिहार में भी तेजस्वी को पास करना, दोनों तरफ से वो वोटर भी उसी को एक्सेप्ट करेंगे और लालू जी भी उन्हीं को पास करना चाहते थे। जेडीयू में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अगर नीतीश जी अपने बेटे को लाते हैं, वोटर्स एक्सेप्ट कर लेंगे। आज के आज मैं आपको बता देता हूं, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन वो काबिलियत भी तो होनी चाहिए, वो तेज, वो नेताओं वाला गुण निशांत में लगता है, आपको दिखता है? जी, ऑनेस्टली बताइएगा मुझे। मैं इनफैक्ट एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा, किसी भी दिन देखिए आपको, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप एब्सोल्यूट में कंपेयर कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं? अगर मुझे तेजस्वी से कंपेयर करना पड़ेगा एनी डे, मैं बेटर मानता हूं निशांत को। हाँ बिल्कुल यार, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है बीआईटी मिश्रा से, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राजनीति में नहीं आना एक दूसरा डिसीजन हो सकता है। एनी डे किसी चीज पर टेक्निकली, जो भी थोड़े बहुत भी मीडिया बाइट्स आप सुनेंगे, लॉजिकल बात करते हैं। तेज प्रताप यादव से एनी डे मैं बेटर मानूंगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे देश में। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और भी कितने सारे ऐसे बहुत सारे मतलब मैं माना नहीं आप किन फैक्टर्स पे, जैसे आज तक निशांत की मैंने एक भी स्पीच तो सुनी नहीं, मीडिया बाइट्स कुछ सुनी भी है, तो उसमें वो मतलब जिस तरीके से बोलते हैं आप तो देखते ही हैं। नेताओं वाला गुण मैं जानना चाह रहा हूं। वो है ही नहीं पॉलिटिक्स में, वो नेता नहीं है अभी। मैं वही तो आपको बोल रहा हूं। जब तक तेजस्वी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तेजस्वी या तेज प्रताप को देख के आपको लगता था क्या ये उप मुख्यमंत्री बनने लायक है? आदित्य ठाकरे को आपको देख के लगता था क्या कि ये पॉलिटिक्स में आने लायक है? एक मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए जो पहले से आपको तेज दिखता हो उसके चेहरे में। नहीं है। उसको आप सैड पार्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जाते हैं तो, जब चिराग पासवान की मूवी आई थी तो वो नेता लगते थे क्या, ये हीरो लगते थे? तो वो व्यक्ति ने आज तक कोई भाषण दिया ही नहीं, इसलिए आपने हमने नहीं सुना, क्योंकि उनको राजनीति में नहीं आने दिया गया है अभी तक। मैं फिर से कह रहा हूं, पब्लिक द्वारा किसी नेता को एक्सेप्ट करना ना करना इंडिया में इस फैक्टर पे नहीं होता है, उसकी काबिलियत पे नहीं होता है। ये सैड पार्ट है, लेकिन फैक्ट यही है। वो किस पे होता है कि कौन सी लेगेसी लेके आ रहा है। आप लोजपा का एग्जाम्पल देख लीजिए। रामविलास जी जब गए, पार्टी टूटी। ज्यादातर लोग किसके साथ गए? चिराग के साथ, पशुपतिनाथ जी के साथ। सांसद सारे उनके साथ चले गए। लेकिन कैप्चर तो चिराग पूरी कर ले गए उसके बाद। नहीं, पहले क्या हुआ, पशुपतिनाथ जी के साथ सारे सांसद चले गए, पार्टी वाले सारे चले गए, लोगों ने एक्सेप्ट किया गया। आज किसी से जाके बिहार में पूछिए कि लोजपा मतलब कौन, क्योंकि तब तक ये क्लियर नहीं हो रहा था ना कि चिराग और पशुपति एक साथ मिलेंगे, क्या होगा, ये भी तो क्लैरिटी नहीं थी। मैं बोलता रहूं, ये लोगों को लगा कि रामविलास के साथ छोटे भाई ने सब संघर्ष किया है कंधे से कंधा मिलाकर, तो इसलिए हो सकता है लेगेसी यही संभाल ले जाएं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टेलिंग यू कि वो कुछ भी हो जाए ना, इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। ये जैसे वो ब्रह्मा का नियम टाइप से इंडिया के पॉलिटिक्स में, वो शायद कितने भी बड़े नेता हो जाते, सब उनके साथ चले जाते। शुरू में 2 साल तो लगा कि चिराग का करियर खत्म, वापस लोजपा किससे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। आज पासवान को अगर वोट देना है बिहार में, वो पशुपतिनाथ को देंगे कि
एलजेपी का सिंबल तो किसी के पास नहीं है, दोनों की पार्टी नहीं है। एग्री। आई एग्री। तो पशुपतिनाथ जी अगर चल जाए राजद में तो उनको पासवान वोट देंगे कि चिराग पासवान को देंगे? चिराग पासवान। क्यों? obvious सी बात है। बेटा है। तो वहां भी वो काबिलियत वाबिलियत छोड़ दीजिए। तो अब जेडीयू का मेन डिलेमा यही है, अगर बेटे को लेके आ गए लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बेटे को नहीं लाएंगे तो पार्टी बचाना मुश्किल है, एकदम ये रूल। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी में जेडीयू का विलय हो जाए। मैंने कहा पार्टी बचाना मुश्किल है, फिर उसके बाद क्या होगा उसके तो 10 ऑप्शंस है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी और नेता को। मैं ये नहीं कह रहा उसमें अच्छे नेता नहीं है, बड़े नेता नहीं है, या लीड नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल, वो फैक्टर ही नहीं बचता है, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बीजेपी में ऐसा आपको दिखता है कोई बड़ा बिहार के अंदर? देखिए बीजेपी में क्या हुआ है कि कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा बीजेपी का वहां पे। कई बार क्या होता है कि किसी नेता को बड़ा दिखने के लिए आपको उस पोजीशन में थोड़े दिन के लिए विजुअलाइज होकर देखना पड़ता है, तो फिर लगता है कि अच्छा हाँ ये बड़ा नेता है। सो फॉर कैनवास में एग्जाम्पल रखना पड़ता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 2016 में आपसे पूछता कि योगी जी मुख्यमंत्री के लायक हैं, तो बोलते नहीं यार वो तो ऐसी गोरखपुर सांसद, लोकसभा में एक छोटा सांसद, ऐसा कौन सा लाइक। जब 2 साल मुख्यमंत्री रह गए तो अब उनमें आपको उनका प्रधानमंत्री दिखने लगा, बिकॉज आपने उनको उस फॉर्म में देख लिया है, राइट। तो चूंकि बिहार के जितने भी बड़े लीडर्स हैं सो कॉल्ड, मान लीजिए टॉप 8-10 जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी बने अभी बने हैं 2 साल पहले, मान लीजिए 2 सम्राट जी हैं, विजय चौधरी, जब इन्हीं को 2-3 बार मान लीजिए देख लेंगे लगातार, तो इसी में आपको लीडर दिखने लगेगा। एक बार कोई सीएम बन जाएगा तो बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो लीडर है। सो चूंकि वो उस पोजीशंस में अभी तक हमें नहीं दिखे हैं, इसलिए आपको लगता है कि अच्छा लीडरशिप का कमी है या नहीं है, बट आपको दिखेंगे उसी में से कोई उभर के आ जाएगा अचानक से। अच्छा, एक पलायन सर बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर। जैसे मतलब मैं पलायन को जब रखता हूं तो सिर्फ बिहार के बेसिस पे नहीं देखता हूं, पंजाब से भी पलायन होता है, कनाडा जाते हैं लोग, लेकिन एक वक्त के बाद कनाडा से वापस भी आ जाते हैं लोग, पंजाब में फिर रहते हैं। बिहार से जब कोई निकलता है तो वो दिल्ली रहने लगता है, वो मुंबई रहने लगता है, और कहते भी हैं कि दिल्ली और मुंबई को अगर कोई चला रहा है तो यूपी बिहार के लोग चला रहे हैं। आज के इस दौर में भी पलायन का जिम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स है, एक दिन में नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। जैसे आज हम पलायन की बात करते हैं, आपको 60 के दशक में जाना होगा। सबसे पहले जो खेप मजदूरों की गई थी बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वो पंजाब के खेतों में गई थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया खेती करने, उसको बोलते थे शॉर्ट टर्म माइग्रेशन और रूरल टू रूरल माइग्रेशन। बिहार के गांवों से पंजाब के गांवों में खेती करने 3 महीना जब खेती का समय और फिर वापस आ जाते थे लोग। शुरू उस समय से हुआ, लेकिन धीरे धीरे खास करके लिबरलाइजेशन के बाद जब इंडस्ट्रीज लगने लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने लगे, तब जो माइग्रेशन होने लगा वो इंडस्ट्रियल हब्स में होने लगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, इन जगहों पे होने लगा। और अब जो जॉब्स का नेचर था वो परमानेंट जॉब्स थे। तो एक तो माइग्रेशन का फॉर्म बदल गया, रूरल से अर्बन अब हो गया, और अब लॉन्ग टर्म माइग्रेशन हो गया। तो वहां पे वो 3 महीने काम करके वापस नहीं आ सकते, उनको वहीं रहना पड़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार घर छुट्टी लेके वापस आ सकते हैं। रीजन बहुत हिस्टोरिक भी इसके, जैसे मैंने जमींदारी वाली सिस्टम की आपको बात बताई। जो बिहार में ये सिस्टम थी, इसका एक फीचर था कि वहां पे जमींदार से जो अंग्रेज थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और अंग्रेजों ने उसका टैक्स फिक्स कर दिया था कि जिस जमींदार से 1 लाख रुपया लेना है तो 1 ही लाख लेंगे, चाहे फसल बढ़े घटे। तो अंग्रेजों के पास उस जमीन में इन्वेस्ट करके उसकी उत्पादकता बढ़ाने को इंसेंटिव नहीं था। तो उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया, इरिगेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, लोगों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं किया। साउथ में उन्होंने लगाया रैयतवारी। वहां पे उन्होंने कहा रैयत से लेंगे हम टैक्स, और जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा टैक्स लेंगे। तो उनको हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ाएं तो हमारा टैक्स भी बढ़े, तो उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट किया, उन्होंने पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। ये 1793 से चलाया आजादी तक। तो नुकसान हुआ इस पूरे रीजन को, पूरा ईस्ट देखेंगे आप, उसके कारण नुकसान मेरा। आजादी के बाद हमारे पास फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई कि मिनरल निकले कहीं से भी देश के हर कोने में समान मूल्य पर उपलब्ध होगा। सर पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ी कारण ये भी है ना, फ्रेट इक्वलाइजेशन। जो जनरली क्या होगा, जहां मिनरल वहीं इंडस्ट्री लगेगी, वहीं फैक्ट्री लगेगी। लेकिन चूंकि हमने ये फॉल्टी पॉलिसी बनाई तो सबने कहा कि जब हमको कोयला और आयरन और वहां भी वही प्राइस से मिल रहा है, तो हम बॉम्बे में और चेन्नई में, सूरत में क्यों ना फैक्ट्री लगाए। कौन जाएगा झारखंड में, बिहार में और बंगाल उड़ीसा में फैक्ट्री लगाने। तो उससे नुकसान हुआ। और उसके बाद ऑफकोर्स जो सरकारें रहीं, खास करके मैं मानता हूं जो लिबरलाइजेशन 91 के बाद, जैसे तमिलनाडु को आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि तमिलनाडु 90 तक कोई बहुत लीडिंग स्टेट था इंडिया का।
आप जीडीपी पर कैपिटा सर देखिए, 80 के आसपास तो उत्तर और दक्षिण दोनों बराबर पायदान पर खड़े थे। 91 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो तमिलनाडु ने वहां से जो पिक किया, लिबरलाइजेशन का फायदा उठाया एक तरीके से। नॉर्दर्न स्टेट्स तब उलझे रह गए दूसरे मुद्दों में, तो वहां लगता है लिबरलाइजेशन के बाद जो फायदा उठाना चाहिए था। इनफैक्ट जब हमारा देश इतना स्ट्रांगली ग्रो कर रहा था लिबरलाइजेशन के बाद, उसी 90 से 2005 के 15 वर्षों में बिहार की एवरेज ग्रोथ रेट 1% से कम थी। हम लॉस कर गए वहीं पे। और एक सर मैं डेटा देख रहा था 1950 के दशक में जब पंडित नेहरू ने राज्यों के गवर्नेंस का मूल्यांकन किया था तो उसमें बिहार सबसे ऊपर था। ये 50 के दशक की बात डिपेंड करता है कौन सा पैरामीटर है। टॉप 10 राज्यों में तो जरूर था, और आज की डेट पे सबसे बॉटम पे। या ठीक है, कांग्रेस की बात और कर लेता हूं क्योंकि सर अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हो बिहार के अंदर ड्राइविंग सीट पर तो तेजस्वी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बगल में खड़े हुए हैं। बिहार का चुनाव आपको क्या लग रहा है कि इस बार मोदी वर्सेस राहुल तेजस्वी है, या फिर राहुल गांधी के बिहार में पहुंचने से कांग्रेस का कुछ बेड़ा पार होने वाला है? कुछ दिख रही है उम्मीद आपको? देखिए मुझे लगता है एक तो बिहार में बहुत क्लियर है, पिछले 20 वर्षों का इलेक्टोरल इतिहास देखेंगे कि 3 बड़ी पार्टियों में जो 2 जहां एक तरफ है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी में, वो जीतती है। सिंपल कास्ट अरिथमेटिक है बिहार का, क्योंकि कास्ट लाइंस पे वोटिंग होती है, पार्टीज के बहुत डेडिकेटेड वोट ब्लॉक्स हैं, वो सीमलेसली ट्रांसफर हो जाता है, तो जनरली 2 पार्टी वाली जो गठबंधन है एक तरफ वो जीत जाती है। अब जहां तक बात आती है कांग्रेस की या राहुल गांधी की, देखिए ये कॉन्वर्सेशन हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। जब चुनाव आता है राहुल गांधी कुछ लेके आते हैं तो हम बात करते हैं राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ेगा क्या। लॉन्ग टर्म आप देखिए, क्वेश्चन कॉमन है, ओपिनियन अलग अलग, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखिए, क्या 14 में फर्क पड़ा, 19 में फर्क पड़ा, बिहार में 15 में फर्क पड़ा, 20 में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। नहीं सर पड़ा। 19 में आप देखिए तो संविधान की किताब लेकर जाते थे तो उसका रिजल्ट आपने देखा ना, अभी 24 वाला रिजल्ट तो देखा ना सर। तो इसको आप राहुल गांधी को क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। ये लाल किताब लेकर के संविधान का मुद्दा कैसे लोगों के कानों तक, दिमाग तक गड़ा? नहीं, बट उस व्यक्ति पे आप एट्रीब्यूट मत कीजिए, उसमें उल्टा मैं बोलूंगा रादर 24 के लिए, मतलब मैं मुद्दे को नहीं, मैं उल्टा बोलूंगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये शायद बीजेपी के पार्ट पे ये फेलियर थी कि जो एक ग्राउंड पे कैंपेन उठी जिसमें कहा गया कि वो 400 पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना है, 1-2 लोगों ने, नेताओं ने कुछ इस तरह का बयान भी दिया। एक ही है सर, पहलू आपने दूसरा दिखा दिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तब मानूंगा ना, मैं उसको मानने से इनकार मैं तब मानूंगा जब वो कोई एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो एक्चुअली में रेलेवेंट हो, जैसे संविधान बदलना, मतलब आप 2024 वाला मानते हो कि बीजेपी का फेलियर ये रहा कि वो उसको समझा नहीं पाए, बिल्कुल उसको गेज नहीं कर पाए कि ग्राउंड पे ऐसा सेंटिमेंट बन रहा है, उसको काउंटर करना है। हम लोगों ने शायद उसको बहुत हल्के में ले लिया होगा, मुझे लगता है, राइट। तो लेकिन मैं उसकी क्रेडिट उनको नहीं दूंगा कि वो इतना फार साइटेड है कि उसने सोचा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो ग्राउंड पे एक बन जाएगा और उसके कारण नुकसान आ जाएगा। नॉट एट ऑल। कहीं 2024 वाला फिर से बिहार के अंदर तो नहीं हो रहा है? SIR को लेकर के और वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों के दिमाग में फिर 2024 जैसा लग जाए कि हो सकता है वोट चोरी हो? जो संविधान बदलने वाला था वो एक इमेजिनरी आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, ये डर दिखाना। जो SIR वाला मुद्दा है वो बहुत एट द स्पॉट है। सो फॉर SIR में क्या बोल रहे हैं आप कि आपको वोट से वंचित किया जा रहा है। अब आप उनका जो भीड़ आ रही है उसको देख लीजिए, उसमें एक भी आदमी ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है। रिपोर्टर्स जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वोटर कार्ड है, तो बोलता है हाँ है, लेकिन दूसरों का कट गया। अब वो किसका कटा है वैसा कोई आदमी ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जब वो पूरा टेलीवाइज रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी वो बात कर रहे हैं उसमें रंजू देवी आके बोल रही है मेरा कट गया है, 6 और मेरे लोगों घर परिवार के लोगों कट गया। शाम को बोल रही है वो मुखिया हमको झूठ बोलने के लिए बोला था। दूसरे दिन वो सुबोध गाड़ी पे चढ़ के बोल रहा है सुबोध कुमार की मेरा कट गया है। शाम को वहां पे जो निर्वाचन पदाधिकारी वो बोल रहा है ये तो BLA है पार्टी का, और ये वहां पे जब डिलीटेड वोटर्स का लिस्ट सटा है तो आज साइन किया और फोटो खिंचाया, वो फोटो डाल दिया गया और बोला गया कि BLO उसको सामने में बोला है कि फॉर्म 6 भर दो, तुम्हारा तो कभी नाम ही नहीं रहा है वोटर लिस्ट में, तो इस बार तो करवा लो, तो मना कर दिया है। सो देखिए आप डर पैदा कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिससे लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं उसको अगर आप उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 महीने से राशन नहीं मिला है, जो राशन बंटता है, अब जैसे ही उसको उठाते हैं ना तो सब लोग आपके साथ आ जाते हैं कि सही बात बोल रहे हैं बंदा, नहीं मिला है राशन, नहीं मिला है राशन। मैं अफेक्टेड हूं उससे। जो SIR वाला मुद्दा है ना उससे बाकी तो आप छोड़ दीजिए, वो जो साथ में रैली में भी लोग आए हैं उसमें भी कोई वहां एक्चुअली अफेक्टेड नहीं है।
फाइनली देखिए नैरेटिव जो भी बनाए, क्योंकि अब राहुल गांधी ने बोल दिया तो उनकी पार्टी उस वोटर अधिकार यात्रा में साथ है, वहां के लोकल नेता आ रहे हैं तो भीड़ आ रही है तो रैली चल रही है, बट फाइनली इज इट कनेक्टिंग टू द फाइनल मैन या वुमेन, या उसको दिक्कत हो रही है क्या दिन के अंत पे? जब उसको दिक्कत होगी इमोशनली, कनेक्शन तभी बनेगा, राइट? वो देखेंगे आप कि ये पूरा एसआईआर वाला जो इशू है उसमें वो लोग ही नहीं दिख रहे हैं जिसको दिक्कत हो रही है, तो एक्चुअली ग्राउंड पे इनकन्वीनियंस नहीं है। यही तो पहुंचाने के लिए तो रैली कर रहे हैं सर। करेक्ट, लेकिन वही मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि देखो बहुत दिक्कत हो रहा है तुमको, तुम्हारा वोट कट गया, लेकिन सबके पास वोटर आई कार्ड पहुंच चुके हैं, उनके वोटर रोल में नाम है, तो बोलेगा ना कि यार मेरा तो नाम है, तो मुझे कहां इससे दिक्कत है? विच इज वाई आई एम सेइंग, मुझे लगता है और वो जो दिखा रहे हैं जिसमें कई मकानों के नंबर 0 हैं, उसमें 40-40 लोग रह रहे हैं, ये सो इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने इसे क्लैरिफाई किया है। क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे नॉर्मल एड्रेसेस होते हैं, आधार कार्ड में आप देखिए हाउस नंबर नहीं होता है, एड्रेस होता है जिसमें गली नंबर फलाना भी लिखा हो सकता है, आपके पिताजी का नाम लिखा हो सकता है, हाउस नंबर जरूरी नहीं है। नहीं, बट बहुत से आधार कार्ड में होता है सर। बिल्कुल होता है, मैंडेटरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं मैंडेटरी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो कहती है कि मैं जब बनाऊंगा तो मैं घर का नंबर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे फैमिलीज भी काउंट करनी होती है और टोटल वोटर्स काउंट करने होते हैं। लेकिन कई जगहों पे घर के नंबर्स नहीं होते, दो कारण से नहीं होते। एक तो नए कॉलोनीज जो बसे हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटी ने अभी घर के नंबर ही नहीं दिए, तो कोई भी एक कॉमन नंबर देके या 0 देके हम बोलते हैं कि सब 0 में आ रहा है। दूसरा, जितने भी अवैध घर हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है अवैध घर वाले, उनके नंबर्स नहीं होते, तो उनको भी 0 में डाला जाता है। तो ये तो कोई भी ना जो ग्राउंड पे रहा है, जो समझता है चीजों को, जो लॉजिकली बात करना, वो जानता। ये हाउस नंबर 0 इस पर पहली बार आया क्या? स्टार्ट कीजिए, जब से वोटर आई कार्ड है तब से स्टार्ट कीजिए आप। वो तो कह रहे ध्यान नहीं दिया ना किसी ने, अब इस बार हमने पकड़ लिया है। तो अच्छा, तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? आप सरकार में थे तो आपको वोट मिल रहा था, ध्यान नहीं दिए। कांग्रेस का भविष्य आपको दिख रहा है? कन्हैया कुमार क्या लगता है आपको बिहार में? कन्हैया कुमार को लेकर आपको लॉन्ग टर्म में देखिए कन्हैया, सो मैं दो तरह से बोलूंगा। एक, कोई भी व्यक्ति इरेस्पेक्टिव, नाम छोड़ दीजिए कन्हैया का, कोई भी युवा राजनीति में आए, नया व्यक्ति राजनीति में आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी में आए, नए लोग, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति अपने आप ही अच्छी होती जाएगी, तो उसका स्वागत होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, कन्हैया की विचारधारा से मैं बहुत ही असहमत हूं। जितनी भी अभी तक मुझे विचारधारा दिखी है, शायद आगे अच्छी हो, अच्छी बातें करे तो मैं चेंज करूंगा। चाहे वो जेएनयू का प्रोटेस्ट होगा, जो उनके भाषण थे, सेना पर जो उनका बयान है, महिलाओं का बलात्कार करते हैं कश्मीर में, बिहार में उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोड बन रही है कि यहाँ का पानी चुरा लेंगे, तो जितने भी कुछ और मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, तो वो भी जो सोसाइटल डिवाइड्स हैं उसको यूज करना, उसको बढ़ाना, वो नेता का काम नहीं है। नेता का काम है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना, फ्यूचरिस्टिक बातें करना, डेवलपमेंटल बातें करना, वो मुझे नहीं दिखती है, और इसलिए मैं आई डोंट अग्री विथ हिम। कांग्रेस का फ्यूचर जो आप बोल रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना होगा। लॉन्ग टर्म में कांग्रेस का फ्यूचर नहीं दिखता है मुझे। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस का फ्यूचर है, अगर राहुल गांधी लीडरशिप पोजीशन छोड़ देंगे, मतलब गांधी परिवार, तो कांग्रेस रिसर्फेस कर सकती है बहुत अच्छे से, एक स्ट्रांग दल के तौर पर। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गांधी परिवार का लीडरशिप है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और उन्हें भी पता है, उनके सारे नेताओं को भी पता है, उन G23 को भी पता है जिन्होंने पत्र लिखा था, हर किसी को भी पता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। कांग्रेस को भी पता है, उस परिवार को भी पता है। तो जब तक राहुल गांधी रहेंगे भविष्य नहीं है। राहुल गांधी के हटने से भविष्य का एक चांस बनता है। तो बिहार में सर नेशनल लेवल पर ये बात करें तो समझ आती है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं, तो फिर गांधी फैमिली को कैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे? बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस का संगठन, देखिए कांग्रेस पिछले 90 के बाद से सरकार में नहीं आई। वो लालू जी के साथ ठीक है, वो साथ में संगठन की कमजोरी, मतलब अगर 90 के बाद से कभी उस सत्ता में नहीं रही, एक तरह से मोटा मोटी संगठन एकदम नहीं है कांग्रेस का बिहार में। ठीक है, अब थोड़ा सा सर इसको आगे बड़े कैनवस में मैं देखता हूं, क्या बिहार में, जैसे दिल्ली का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दिल्ली में पहले क्या होता था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था, आम आदमी पार्टी आई, एक थर्ड फ्रंट बना। बिहार में एनडीए और महागठबंधन हमेशा से फाइट में रहे, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि कुछ थर्ड फ्रंट की भी तैयारी है, जो प्रशांत किशोर, AIMIM ऐसे करके कर रहे हैं? प्रशांत किशोर भी बड़ी तेजी से यात्रा और वो सब निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इससे पहले रणनीतिकार के तौर पर काम किया, वो सबकी नस जानते हैं। इस बार प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? क्योंकि ये चुनाव हर चुनाव से अलग हो रहा है, इस बार का जो चुनाव है। थर्ड फ्रंट तो मैं नहीं बोलूंगा,
थर्ड फ्रंट होगा अगर बहुत सिग्निफिकेंट कोई कोलिशन बना और थर्ड फ्रंट नहीं बोलूंगा, इनके अपने अपने इफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल AIMIM जो है वो पता है सीमांचल में कुछ सीटें लेके आएगी ही आएगी, कुछ हो जाए कोई उसको बदल नहीं सकता है। PK कुछ वोट परसेंटेज लेके आएंगे, मेरा असेसमेंट है 5% जरूर लेके आएंगे या 5% प्लस लेके आएंगे मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे उस कितने सीट्स में कन्वर्ट होगा इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि उनका जो वोट होगा वो बहुत स्प्रेड ओवर होगा अक्रॉस स्टेट, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कुछ सीट में। सो फॉर एग्जांपल AIMIM कम वोट परसेंटेज के साथ ज्यादा सीट लेके आएगी, क्योंकि वो उन्हीं 10 सीट में से वोट लाएगी, उसी में से 5 जीत जाएगी या 3 जीत जाएगी या 4 जीत जाएगी। प्रशांत किशोर का कोई एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक नहीं है जो कुछ विधानसभाओं में स्पेशली है। तो फॉर एग्जांपल RJD कहां जीतती है, जहां लेट्स से यादव प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत डोमिनेंट होगा, तो एक हाई चांस है उसके जीतने का, तो उसी वोट परसेंटेजेस में वो ज्यादा सीट जीतेगी। बात तो फिर वही है सर, जाति पे बात आ गई, प्रशांत आएगी किशोर ना? उसी को तो तोड़ रहे हैं, वही तो बात मैं वो आ कह रहा रहे हूं। हैं। तो अभी तक वो वोटिंग ब्लॉक वो कुछ भी हो सकता है, जाति हो सकती है वोटिंग ब्लॉक, जेंडर हो सकता है वोटिंग ब्लॉक, एज ग्रुप हो सकता है वोटिंग ब्लॉक कि सारे युवा उनके साथ है, कोई एक रीजन उनके स्ट्रांगली बहुत खड़ा हो सकता है, तो वोट ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। तो वो वोट ब्लॉक अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। जैसे मैं पूछूं कि प्रशांत किशोर का वोट ब्लॉक क्या है बताइए आप, वो डिफाइन नहीं हो पाया अभी तक। जेनरिक है, आप देख रहे हैं स्प्रेड आउट है, कहीं कोई युवा है, कहीं कोई बूढ़ा है, कहीं कोई अपर कास्ट है, कहीं कोई दलित है, कहीं कोई मुस्लिम है, तो दैट इज वेरी स्प्रेड आउट एंड हेंस उस वोट परसेंटेज के बावजूद मैं वही कह रहा हूं उस सीट में जो कन्वर्जन है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। तो आप जिस 5% की बात कह रहे हैं ना, राजनीति के निचले स्तर पर इसे ही वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्या? अब वो शब्द मैं बहुत डिग्निफाइड नहीं मानता हूं, क्योंकि यार हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, तो और कोई पार्टी जब नया आएगी तो कम ही वोट से स्टार्ट करेगी, तो ठीक है उसका हक है, वो अपने लिए वोट ला रही है, किसी और का नहीं काट रही है। तो मतलब वो वर्ड आप ठीक है उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करें, दूसरे को वोट काटेंगे ऑफ कोर्स, दूसरों ही का वोट होगा जो काटेंगे, वो इसी दोनों ब्लॉक में से किसी का होगा। ये वाला चुनाव प्रशांत किशोर का भविष्य तय करेगा। नहीं, ये तो वो बता पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे सीट्स के तौर पे पूछ रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर फोर्स, लेकिन उसके कारण क्या वो राजनीति मतलब छोड़ देते हैं, अलग हट जाते हैं नए रास्ते पे, या कंटिन्यूड रखते हैं, वो भविष्य तय करेगा। बिहार में आपको नहीं लगता है फेस क्राइसिस बहुत बड़ी वजह है, और इसीलिए आप देखो सारे नीतीश कुमार के बाद हर कोई अपनी अपनी जगह तलाश रहा है, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, या नए चेहरों में तेजस्वी यादव हो, हर किसी को लग रहा है वो बड़ा चेहरा बन के उभरे, और इसी की जुगत में सभी लोग लगे हुए हैं। ये तो हर कोई चाहता है ना, पॉलिटिशियंस मतलब युवा चेहरे की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार का एक जो एज ग्रुप है, समझ गया आपने अभी बोला ना कि वो अपने उस सोशलिस्ट वाले के लास्ट अब बंदे होंगे जो अभी हैं, उसके बाद अब जो नई पीढ़ी की बात कर रहा हूं, वो आपको लग रहा है फेस क्राइसिस है और इसीलिए फाइट ज्यादा है? अब ट्रांजिशन जो होने वाला है बहुत सालों के बाद आने वाला है। 20 वर्षों तक वो चीफ मिनिस्टर है, उसके पहले 15 वर्ष लालू जी एसेंशियली रहे, तो ऑफ कोर्स जब इतने दिनों बाद वैकेंसी निकलती है तो कंपटीशन ज्यादा होता ही होता है। बट फेस क्राइसिस वैसे आप पूछेंगे तो मैं जनरली मुझे बहुत फेस क्राइसिस पॉलिटिक्स में लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि और अच्छे लोग, नए लोग, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। जो बिहार में जितने भी हैं वो सारे किसी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, चाहे वो चिराग हो, तेजस्वी हो, निशांत अगर आते हैं तो आए, जितने भी आप लीडर्स देख लें आप करीब करीब, तो शायद जैसे प्रशांत किशोर एक आए, मान लीजिए कन्हैया आए, मैं विचारधारा से नहीं सहमत हूं फिर भी, लेकिन कम से कम नए लोग दूसरे दूसरे जगहों से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो तो होना ही चाहिए। वो तो बहुत बड़ा क्राइसिस इंडियन पॉलिटिक्स का कि बहुत सारे नए और बहुत सारे विचारधारा के और बहुत सारे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर से वही कहूंगा कि सिंस वो उस पोजीशंस में अभी तक रहे ही नहीं ना है, तो हमें लगता है कि उतना बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन शायद उसी में से कोई बंदा ना जब एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे रहे, शायद सीएम बन के रहे और अच्छा काम कर देगा, तो आप बोलोगे अरे यार ये बंदा कहां छुपा। आपको लगता है बीजेपी अपने प्रयोग जो मध्य प्रदेश में किया, जो छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, वो बिहार में सफल नहीं हो पा रहा है उसका प्रयोग चेहरों को लेकर के? नहीं, तो वहां पे तो मान लीजिए पार्टी ने चुनाव लड़ा और फिर किसी एक को पिक करके आपने चीफ मिनिस्टर बनाया बेसिस वॉट एवर इवैल्यूएशंस। यहां पे आप चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं ना, यहां पे आपने डिक्लेयर कर चुके हैं आपके नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप वो चीफ मिनिस्ट्रियल फेस ढूंढ भी नहीं रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मैं सेकंड ब्रीड डेवलप करूंगा, उसमें 2 हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, शायद इन्हीं को आप 2-3 टर्म जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर देख लेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये नेता टाइप लग रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो कई बार ऐसा लगता है जब बहुत टावरिंग फिगर्स होते हैं ना, तो लगता है कि अरे ये चले जाएंगे तो कौन आएगा। जैसे जब वाजपेयी जी थे ना प्रधानमंत्री, तो लगता है यार वाजपेयी जी प्रधानमंत्री से हट जाएंगे फिर कौन आएगा, कोई ना कोई आ गया ना, कोई ना कोई आ जाता है। एक सर, अब थोड़ा सा बिहार के 2-4 सवाल होंगे जो बिहार के विकास पर बात करेंगे। 1990 के दशक में राजस्थान और मध्य प्रदेश जो आज बिहार की स्थिति है ना सर, ऐसे ही बीमारू राज्य कहे जाते थे, लेकिन वो अब ओवरकम कर गए हैं और आ गए हैं। बिहार आज भी उसी स्थिति पर अटका हुआ है, उस अटके हुए की वजह, जबकि आज अब तो बात होने लगी है बिहार की विकास की, जैसे मखाना बोर्ड की बात होने लगी है, अब तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, केंद्र से भी भत्ता बिहार को बहुत मिलता है, बावजूद उसके भी ये हाल। सबसे बड़ा रीजन वही रहा जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वो जो 91 से अगले 10-15 सालों तक ना, चूंकि 91 में लिबरलाइजेशन हुआ तो हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज खुली, आईटी सेक्टर बूम करने लगा। 2000 के आसपास आप देखेंगे आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया, बीपीओज बहुत खुले, पूरा गुड़गांव नोएडा आपको उसी समय डेवलप हुआ, राइट। तो उस समय बहुत सारे स्टेट्स ने उस पीरियड को बहुत अच्छे से यूज किया ग्रो करने के लिए। तो ये सारे स्टेट्स भी मे बी तमिलनाडु की तरह यूज नहीं कर पाए, लेकिन एवरेज नेशनल ग्रोथ रेट पे कम से कम ग्रो करते रहे। एवरेज रेट पे भी आप ग्रोथ करते रहेंगे अगर बहुत लंबे टर्म तक, तो एक जगह पे पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप 11 या 12% से ही ग्रो करें। मैं 7% से ही ग्रो कर लूंगा, 30 साल तक ग्रो कर रहा हूं 7% से, तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। अब मैं एक साल 11% ग्रो कर रहा हूं, अगले साल 2% ग्रो कर रहा हूं, तो मैं नहीं पहुंचूंगा। अब 90 से 2005 आप देखेंगे तो हमारा जो बिहार था वो उसका ग्रोथ रेट लेस देन 1% था। तो वही मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम 90 में ऑलरेडी हमारी आधी थी नेशनल एवरेज की, 2005 में 1/3 हो गई। उसके बाद एक सर्टेन फेज आया जब नीतीश जी की पहली सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, सोशल पॉलिसी में बहुत काम हुआ। 13 तक मैं मानता हूं ये फेज मोटा मोटी चला। उसके बाद जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आए, मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानता हूं प्रधानमंत्री कैंडिडेट, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, मांझी जी आए, फिर राजद के साथ गए। उसके बाद भी हर 2 साल में करे फ्लिप फ्लॉप्स हुए। तो मुझे लगता है उसके बाद जो एक नैरेटिव जो 2005 के बाद बना था ना, डेवलपमेंट का बात होने लगी थी, हम लोग उस पर बात करने लगे थे, वो फिर पिछड़ के ना पॉलिटिकल सर्वाइवल का नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसके क्राइम की वजह मानते हैं सर आप? जैसे मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं। बिहार में मैंने बहुत बाहुबली टाइप लोग देखे, आज भी जिनका जिक्र होता है। अनंत सिंह के लिए वो शब्द का इस्तेमाल होता है, शहाबुद्दीन के लिए भी आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था। बिहार में बाहुबलियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और हर पार्टी ने उसका फायदा लिया है। वजह इसकी, बाहुबली कहीं भी तभी उगते हैं और ग्रो करते हैं जहां स्टेट एपरेटस एब्सेंट होता है। गुजरात में आपने बाहुबली सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट मशीनरी मतलब क्या, जैसे पुलिस, जैसे ब्लॉक ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जुडिशियरी, जब ये एफिशिएंट हो जाएंगे, बाहुबली कैसे बनते हैं आप प्रोसेस देखिए। मैं जैसे एक व्यक्ति हूं, मेरे साथ किसी ने क्राइम किया, तो मैं क्या मुझे करना चाहिए? मुझे पुलिस के पास जाना है, एफआईआर कराऊंगा, पुलिस से बोलूंगा एक्शन लीजिए, पुलिस एक्शन लेगी, जुडिशियरी के पास जाएगी, सजा होगी। ठीक है। जब मैं पुलिस के पास जाऊं और पुलिस कहते एफआईआर नहीं लेना मुझे तुझे तेरा, विच इज एक्चुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी एक तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो लगता है मेरी मदद कर सकता है। कई केसेस में मुझे लगेगा मेरी जाति वाला है तो कर देगा, वो भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है, तो मैं जाऊंगा उसके पास। अगर उसने मेरी मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर उसका कर्जदार हो गया। अब मैं 10 लोगों को जाके बताऊंगा कि उन भैया ने मेरी मदद की थी। ऐसे उसने 10-20 लोगों की मदद कर दिए, तो उसका एक फौज खड़ा हो गया, धीरे धीरे बाहुबली बन गया। अब ये कुछ गलत भी करेगा, अति भी करेगा, तो उसके साथ वाले लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, भैया है, क्योंकि उनको पता है कि हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे चीजों का ध्यान रख सकता है, आगे यही काम आएगा, पुलिस और कोई काम नहीं आने वाली हमारे। तो बाहुबली हम बनाते हैं। बाहुबली का पावर कहां से आता है? जो पीछे लोग खड़े होते हैं उन्हीं से पावर आती है ना, और कहीं से थोड़ी आती है। तो बिहार में या उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में, बाहुबली ज्यादा क्यों देखते हैं? क्योंकि उस समय जो स्टेट अपैरेटस होनी चाहिए थी लोगों के लिए, जो पुलिस, जो जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो नदारद थे। तो लोग बाहुबलियों के पास जाते थे, उनका सहयोग लेते थे और वो ग्रो करते गए। दूसरी तरफ से आप देखिए, पॉलिटिशियंस भी यूज करते थे, बूथ लूटने के लिए लठैतों को यूज किया, वही जाके बाद में बाहुबली बने, फिर वही जाके बाद में इलेक्शंस लड़ने लगे, वही जाके विधायक सांसद बनने लगे। तो बाहुबली का पूरा कंस्ट्रक्ट आप देखेंगे वैसे ही समाजों में होगा जिस समाज में जो डेमोक्रेसी है या जो स्टेट अपैरेटस है, इट इज फेलिंग। अगर आप उसको मजबूत कर देंगे ना, तो बाहुबली अपने आप खत्म होने लगेंगे। जैसे
2006 में नीतीश जी ने एमपी एमएलए कोर्ट्स बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए और कहा कि जितने भी एमपीज एमएलए पे क्राइम्स है वो एकदम फास्ट ट्रैक होगा। एक चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी करी उसमें, जिसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, ये कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने सजा सुनानी शुरू की, शहाबुद्दीन जेल गए, साधु यादव जेल गए, प्रभुनाथ सिंह पे बात आ गई, अभी जदयू के साथ थे, नीतीश ने कहा नथिंग डूइंग, जो पुलिस काम कर रही है, जुडिशियरी काम कर रही है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो वो भी जेल चले गए, सुनील पांडे भी जेल चले गए, मुन्ना शुक्ला भी जेल चले गए। तो सबको लगा यार ये तो अपनी पार्टी वालों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि मैं सरकार चलाने में आपका समर्थन लूंगा, क्योंकि लोगों के वोट से जीतकर आप ही आए हैं, तो आप ही का समर्थन मुझे चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई क्राइम किया और पुलिस अपना काम करे तो उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो एक मैसेजिंग चला गया आपको। जब आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे, जैसे अभी का यूपी देखिए आप, बहुत सारे वही बाहुबली जिनसे लोग डरते थे वो अभी भी हैं प्रेजेंट, अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन देखिए अभी वो कितने अच्छे से नॉर्मल इंसान की तरह है। क्यों है? क्योंकि पता है कि स्टेट अपैरेटस प्रेजेंट है और अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। आज भी आपको बिहार में लगता है सर, बिहार के लिए आज भी कहते हैं, चाय की टपरियों पर आज भी चर्चा होती है कि बिहार वाले खबर देखते नहीं खबर बनाते हैं। आज भी लोगों में वो डर है। मैं आपको और कैसे मीडिया के लोग जब जाते हैं तो वो बहुत संभल के बिहार में रिपोर्टिंग करने जाते हैं। है ना, देखिए कल्चरली एकदम चेंज थोड़ी हो गया, बिल्कुल है, अभी भी बाहुबली है, बिल्कुल है। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वही बाहुबली ना, जैसे आप उनका जाके इंटरव्यू लीजिए, जैसे आप इंटरव्यू देखिए पहले का 90 का शहाबुद्दीन का इंटरव्यू देखिए, वो पीछे 10 लोग बंदूक लेके खड़े हैं जब वो इंटरव्यू चल रहा है। आज आप जाके इंटरव्यू लीजिए और उस बाहुबली से पूछिए कि आपको तो सब बाहुबली बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो जनता के सेवा के, कोई बाहुबली उबली नहीं है। होता है नहीं है? वही आदमी मानने को तैयार नहीं कि बाहुबली है। खनन और ये सारे बड़े मुद्दे रहे हैं, इसी वजह से पूरी मारकाट होती रही, गोलियां चली, खूब तांडव हुआ बिहार में, है ना, और वो अभी भी चल रहा है जारी है ना। सी क्या होता है ना, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाएंगी और लोगों के पास है, अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला नहीं मिला तो ये वाला मिल जाएगा, तो ये मार्केट कम होगी। अभी उसी खान के लिए अब गांव में 50 मान लीजिए लड़के हैं यंग, 50 बेरोजगार है, गांव से नदी गुजरती है, वहां पे बालू है, अब 50 की निगाह उसी बालू पे कि यही बालू सप्लाई करके मैं पैसा कमा सकता हूं, तो होगा आपस में। लेकिन अगर वहीं पे बगल में फैक्ट्री है जहां 10 बच्चे काम कर रहे होते, तो जो कंपटीशन है बालू के लिए वो कम हो जाता। विकसित भारत की बात होती है, विकसित बिहार की बात क्यों नहीं होती? नहीं होती है ना, अरे विकसित भारत जब आप बोल रहे हैं तो बिहार कोई अलग नहीं सर, करना पड़ेगा उसके लिए अलग से। कई बार कहते हैं, वहां के नेता कहते हैं कि बिहार को थोड़ा स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए भाई, स्पेशल स्टेट का, वहां के लिए कुछ अलग भत्ते निकालिए, कुछ उसको उठाइए, ऊपर लाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं हल्का सा भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। स्पेशल स्टेटस तो एक टर्म है, इनफैक्ट वो 14 के बाद यूज भी नहीं किया जा रहा है। अगर आप प्लानिंग कमीशन इसकी नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, स्पेशल स्टेटस जो टर्म था बहुत स्पेसिफिकली उसके रूल्स में लिखा हुआ था कि हिली एंड बॉर्डर स्टेट्स, मतलब एकदम हिली एंड बॉर्डर स्टेट्स। बिहार को तो उससे भी गया गुजरा कर दिया। नहीं, सो वो ज्योग्राफिक टर्म ज्यादा था, तो ठीक है वो टेक्निकल है, बट उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखिए जो सेंटर से फंड्स आते हैं बिहार को, इनफैक्ट आप पिछले कुछ डिबेट्स देखिए लोकसभा के, कनिमोझी का देखिए तमिलनाडु से, सबसे जब आप रेशियो देखेंगे ऑफ स्टेट का जीडीपी टू सेंटर का कंट्रीब्यूशन टू दैट स्टेट, सबसे हाईएस्ट बिहार का है। साउथ के स्टेट सबसे ज्यादा यही कंप्लेन कर रहे हैं कि हम 1 रुपया देते हैं तो तुम हमें 20 पैसा 30 पैसा देते हो, बिहार 1 रुपया देता है तो तुम उसको 3 रुपए दे देते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि हम एज अ कंट्री भी ना, हमें पता है कि जो ऑलरेडी ग्रोथ वाले स्टेट्स हो चुके हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड हो जाती है। जैसे अमेरिका कुछ भी कर ले ना तो 4% से ऊपर नहीं ग्रो कर सकता, कुछ भी कर ले, यूरोप कुछ भी कर ले 4% से ऊपर नहीं ग्रोथ कर सकता, क्योंकि ग्रोथ का एक सैचुरेशन ऑलरेडी आ गया है। सेम विद हमारे डेवलप्ड स्टेट्स, अब वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र ना 12% से नहीं ग्रो कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है उनके पास। तो जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आपके देश का था वो कहां से आता है? जहां पे आपका बेस बहुत लो है। तो आपको ईस्ट इंडिया को ग्रो करना ही पड़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको अगर अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट हाई रखनी है। जैसे बिहार के लिए चिराग पासवान ने बहुत आवाज उठाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो खुद ही दिल्ली जाकर के बैठ गए। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, रहना चाहिए बिहार में। लग रहा है आपको इस बार बिहार में रहेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे? रहना चाहिए। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ के समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लीड करने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ना सिर्फ बिहार में, मैं बोलूँगा उसके भी रूरल एरियाज में, उन लोगों के बीच, जैसे हम लोग इंटर्नशिप में बोलते थे ना कि जब फील्ड में जाओगे ना तो समझ में आएगी चीज़ें।
प्रॉब्लम्स की अप्रिसिएशन बढ़ेगी। आपको जर्नलिज्म में बोलते होंगे, ग्राउंड में जाओगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है, स्टूडियो में बैठ के नहीं समझ में आता। पॉलिटिक्स में भी यही वही है। बात पिछली बार पवन सिंह जैसे लोग नहीं समझ पाए और चुनाव लड़ गए। उन्हें लगा कि जो फैन फॉलोइंग हमारी सोशल मीडिया पर है वो जमीन पे भी आ जाएगी। आई डोंट कंसीडर हिम अ सीरियस पॉलिटिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन बहुत सारे उनके कॉम्पिटिटर जो थे, मतलब उनके साथ काम करने वाले लोग थे, अब वो अच्छे से पॉलिटिशियन बन गए, संसद तक पहुंच गए और बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, ट्रांजिशन करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो क्या आपने बहुत सोच समझ के उसको एज अ लॉन्ग टर्म करियर चूज किया है, या बस इसलिए कि भैया अभी ये सब बहुत हो गया, एक बार चुनाव लड़के देखते हैं? दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज उसी में रवि किशन या मतलब मनोज तिवारी, मनोज रवि किशन, तिवारी निरहुआ, है ना, कई सारे नाम हैं। दे आर सीरियस पॉलिटिशियंस। मतलब वो अब डिबेट्स में भाग लेते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, वो फील्ड में रहते हैं। तो आपको पॉलिटिक्स में आने से कोई रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा है। प्लस मैं 2-3 वीडियोस उनके देखता हूं। आपको जब पॉलिटिशियन बनना है तो एक सर्टेन आपको अपना जो व्यवहार है, डिमीनर है, पब्लिक डिमीनर, आपको लोग फिर ना फॉलो करेंगे। अब आप सिंगर नहीं रहे तो उस पॉलिटिशियन बनने के पहले आपको उस व्यवहार में आना पड़ेगा कि मैं इसके लिए इतना ज्यादा सीरियस हूं, देखो मैं ये अपने आप में चेंजेस ला रहा हूं। तो सिर्फ वो शौक के लिए कि अरे भैया एक बार चुनाव लड़के देख लेते हैं, जीत जाएंगे, मजा आएगा। सेलिब्रिटीज अगर इन्फ्लुएंसर नहीं होते सर, इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो लोग अपनी रैलीज में उनको क्यों बुलाते हैं? आज भी ये कल्चर है ना, आज भी रैलीज में बुलाते हैं, क्यों? होता है ना, भीड़ लाते हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन दूसरा पक्ष भी, आप कई बार ये भी डिबेट सुनेंगे कि वो भीड़ तो लेते आते हैं लेकिन वो कितना वोट में तब्दील होता है इस पे बहुत डाउट है। तो अब इस पे कोई स्टडीज नहीं है तो इस पे बोल नहीं सकते आप। लाते हैं लोग क्योंकि नेता को लगता है कि आसान से भीड़ आ जाती है, तो वो भी फायदा उठाते हैं इस चीज का। बट अब ना जनता बहुत मैच्योर हो रही है। जैसे ये पहले ज्यादा होता था, इनफैक्ट पहले आप ये ज्यादा देखते थे हीरो हीरोइन लाने वाला। अब इधर के चुनाव अब तो में सर हीरो हीरोइन ही चुनाव लड़वा देते हैं, पार्टियां उन्हें चाहती हैं कि वो आके चुनाव लड़ लें। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग है, लेकिन अलग से सिर्फ हीरो हीरोइन प्रचार में आने वाला जो एक पहले ट्रेंड चलता था वो अब नहीं चलता है। वो खत्म हो रहे हैं ना सर, अब आ ही गए, पार्टी में ही आ गए, ज्वाइन ही कर लिया, फिर क्या लाएंगे किसको? देखिए आए तो, देखिए पॉलिटिशियंस कहां से आएंगे? हमारे बीच से आएंगे। और कोई ऐसे कॉलेज से निकल के पॉलिटिशियन, कोई करियर टाइप तो है नहीं इंडिया में पॉलिटिशियन बना। कोई हो सकता है डॉक्टर हो, उसको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो जाएगा। कोई इंजीनियर जाएगा, कोई बिजनेसमैन जाएगा, कोई सिंगर जाएगा। तो जाएंगे तो उन्हीं के बीच से। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जब आप वो ट्रांजिशन ले रहे हो तो बहुत थॉट थ्रू होना चाहिए कि मैं ये बहुत सोच के डिसीजन ले रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा हूं। इसलिए नहीं ले रहा हूं कि चुनाव जीता तो गया और हार गया तो भाग जाऊंगा। मैं अगले 20 सालों तक वहां रहूंगा, मैं इसमें काम करना चाहता हूं, इसलिए जा रहा हूं। ये थॉट नहीं है तो फिर उन लोगों को नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो बिहार के चुनाव किसको गद्दी पर बैठा लेगी ये जनता तय करेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।